वीना जी। अपने अपने भारत की यही बहुत ही बड़ी कमनसीबी है कि अपने भारत में धर्म को इस तरह से इतना ज़्यादा इमोशनली लोगों ने अपने आप से जोड़ लिया है। इसमें से लोगों को भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ी सच्चाई से, सच्चाई के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, थोड़े अपने कर्मों की सिद्धांत के साथ में भी जुड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये पूर्ण तरह सत्य है। एक सेकंड मैं भी एक लाइन बोल दूं सर। पूर्णतः सत्य है कि कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी आपको बता सकता है भगवान तक पहुंचने का रास्ता या माध्यम, लेकिन जब वो खुद को भगवान घोषित कर देता है तो समझ जाइए कि बहुत खतरा है। और ऐसा ही कई ऐसे स्वयंभू गुरु करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसको नजरअंदाज करके, चूंकि उनका कारोबार इतना बढ़ जाता है, दुकान इतनी सज जाती है, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और इसकी वजह से लोग और भी अंधविश्वास में बहते हैं। यही उसका इलाज है कि ऐसे मामलों में कम से कम ये बच्ची खड़ी हुई, उसके पिता खड़े हुए, न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और आज निशांत, जैसे ही कोई अपडेट आता है आप फौरन स्क्रीन पर आकर हाथ उठाइएगा, हम आपके पास आएंगे। राजकुमार शास्त्री जी, आप बड़े बेताब हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए, तो आप भी बोल लीजिए, लेकिन ये मानिए कि उस बच्ची की आज, जिस पर आप भी आज सुबह तक सवाल खड़ा कर रहे थे। नहीं, देखिए अंजना बहन, ऐसा है कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। अभी ये ट्रायल कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। यह कानून की एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। जिस प्रकार वीना बहन ने कहा, ये बहुत, जो इन्होंने कहा कि धर्म के प्रति लोगों को थोड़ा सा समर्पण कम होना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़े विद्वान की बात कहना चाह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को मालूम पड़ेगा। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, जिस समय भारत देश स्वतंत्र होने लगा, तो उसने कहा, उस समय उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, कि यह भारत देश कैसे चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह कई भागों में बटा हुआ है, अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन यह भारत देश उसके बाद भी सुखपूर्वक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म की प्रधानता है और वह धर्म ही एक ऐसा साधन है जो हर मान्यताओं को, हर भाषा वालों को भी एक सूत्र में, एकता में बांध करके रखेगा। आज यह देश अगर चल रहा है, अगर इस पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति का वातावरण बना हुआ है, अगर इस भारत में कहीं शांति और सुकून नजर आ रहा है, जो विश्व गुरु इस भारत को घोषित किया गया, उसका कारण केवल धर्म था। और धर्म के प्रधानता में ही ये पूरा देश बंधा रहा, जिसका पूरे विश्व में डंका बजता रहा। लेकिन भारत ने 1947 के बाद यह तय किया कि वो संविधान को अपनाएगा और संविधान कानून को सबसे बड़ा मानता है और उसी कानून के नजरिए से सबको देखा जाएगा और उसी के मुताबिक चला जाएगा। निशांत, अपडेट। निशांत, जानकारी आ रही है कि आसाराम के वकीलों ने कम सजा की मांग की है। दलील क्या? वही पुरानी की उम्र हो गई है, कमजोरी है, बीमारी है और इसीलिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। इन सब के बीच नाबालिग से रेप का मामला है, संगीन मामला है और आपने भी सुना होगा कि कैसे पॉक्सो एक्ट में कैबिनेट की मंजूरी के जरिए सरकार ने भी बदलाव किया है। हालांकि ये पहले का मामला है, लेकिन फिर भी किस तरह की सख्ती अब हिंदुस्तान ऐसे मामलों पर बरत रहा है, उसका एक नजारा एक प्रतीकात्मक रूप से देखें तो पॉक्सो एक्ट में भी कैबिनेट मंजूरी से 12 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर रेप हो तो फांसी तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 16 साल की उम्र थी इस बच्ची की जब उसके साथ ये हुआ। एक लंबी लड़ाई उसने इंसाफ के लिए लड़ी, आज उसे इंसाफ मिला है। 4.5 साल तक पिता बेटी शाहजहांपुर के लोग हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आप रसूख देखिए इस व्यक्ति का, बड़े बड़े नेता जेल तक में मिलने पहुंचते थे इस शख्स से और इन सब के बीच वकीलों की पूरी बैटरी जाती थी दिल्ली से इसके एक एक बेल एप्लीकेशन पर। कोर्ट ने भी कहा कि चश्मदीदों को किस तरह से लटका लटका कर 104 बार बुलाकर आप केस को लंबा खिंचवा रहे हैं। हर टैक्टिक्स, हर जो तरीका हो सकता है केस को लटकाने का इस शख्स ने इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार कोर्ट, कानून सर्वोपरि, आसाराम के साथ शरद और शिल्पी भी दोषी करार, क्योंकि साजिश रचने में इस बच्ची को किस तरह से चंगुल में लाया जाए आसाराम के, उसमें ये सब उसके सहयोगी थे। निशांत, कोई अपडेट वहां से?
निशांत के पास चलेंगे। शरद हमारे सहयोगी वहां पर उनके साथ हैं और कोर्ट से जैसे ही कोई जानकारी आती है, क्योंकि यकीन मानिए ऐसा अक्सर होता नहीं है, सलमान खान तक के मामले में इसी जोधपुर में नहीं हुआ था, लेकिन आसाराम के मामले में ऐसा किया जा रहा है क्योंकि पूरे ही शहर को एक तरह से किले में तब्दील किया गया है। अगर आपको याद हो, राम रहीम के वक्त पर घरों में लोग घुस गए थे इसके समर्थक, और जैसे ही फैसला आया उसके बाद सड़क पर हिंसा और उत्पात की जो तस्वीरें आई थी उसने देश को हिला कर रख दिया था, कई लोगों की जान तक चली गई थी। आसाराम के वकील इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आज ही सजा का भी ऐलान हो जाएगा, सेंटेंस यानी कितने सालों की सजा, ये भी आज ही कोर्ट की तरफ से हो जाएगा। इस पर फिलहाल कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, दोनों ही पक्ष से वकील मौजूद हैं और जज वहां पर इसकी सुनवाई कर रहे हैं। आसाराम के वकीलों का जाहिर तौर पर यही दलील है कि उम्र ज्यादा हो गई है इसलिए कम से कम सजा हो। दूसरी तरफ नाबालिग बच्ची की तरफ से जो वकील हैं उनकी ये कोशिश होगी कि वो दलीलों में बताएं कि कितना संगीन इल्जाम है, नाबालिग से रेप का मामला है। ये अपने आप में मामले को बहुत गंभीर बना देता है। ऊपर से एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सिर्फ यही नहीं, सूरत से लेकर तमाम जगहों पर अलग अलग केस है। तीसरी बात, चश्मदीदों को किस तरह से दबाव डालने का, धमकाने का इल्जाम इस शख्स पर है। इन सब के बीच जाहिर तौर पर इंसाफ भारी पड़ रहा है आज इस स्वयंभू धर्मगुरु पर। अंजना, पीड़ित के पिता ने इस पर क्या कहा है, एक बार आपको सुना देते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्या रहा फैसले से, कितना संतुष्ट हैं आप? उम्मीद है फैसला आ गया, हमारे पक्ष में सुना है कोर्ट ने भी अभी। हाँ। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया है, अभी फैसला आया, हमारे पक्ष में हुआ, उसे दोषी करार दिया है। अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है, उसे दोषित करार किया है। अभी दोषी करार किया है कोर्ट ने, उसे सजा नहीं सुनाई है। 5 साल से आप लगातार प्रयासरत थे, आपको लगता है कि अब न्याय मिला है आपको? मुझे उम्मीद है मेरे को न्याय मिलेगा, इसको सख्त से सख्त सजा कोर्ट देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जो गवाह मारे गए हैं उनके लिए क्या करवाएंगे आगे, किस तरीके से उनके लिए उम्मीद करते हैं फैसले? इसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जिन गवाहों को मारा है, मरवाया है, और जिनका अपहरण करके इसने लापता किया है, उन सबको न्याय मिलेगा। इस पिता के लिए आप सोचिए, शाहजहांपुर के थे, बच्ची को कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से उन्हें ले जाया गया था, लेकिन धीरे धीरे कैसे बच्ची को चंगुल में ले लिया गया और कैसे उसके बाद व्यवहार इस बच्ची के साथ हुआ, तभी तो साजिशकर्ता भी दोनों दोषी करार दिए गए हैं। अलग अलग आश्रम में इस बच्ची को ले जाया गया और फिर जोधपुर के ही पास जो मेरे ही गांव है जहां पर इस बच्ची के साथ ये मामला हुआ था, वहां से कहा गया इसको अहमदाबाद ले जाइए, लेकिन वो बच्ची और उसके पिता एक लड़ाई लड़ते रहे, इंसाफ की लड़ाई, और इंसाफ मिला है आज उन्हें। आसाराम के वकील आज अधिक उम्र की दुहाई दिए फिर रहे हैं, हालांकि ऐसी दुहाइयां वो पहले भी दे चुके हैं। इन्हीं दुहाइयों में से एक थी वो शर्मनाक दलील जो उनकी तरफ से दी गई थी कि अब वो पोटेंसी टेस्ट जिसके बाद कोर्ट को कराना पड़ा था इनका, लेकिन ये साबित हो गया था कि मामला आसाराम के खिलाफ ही जाता है। दूसरी तरफ अब ये तस्वीरें भी हैं, अब इन पर क्या कहा जाए। आसाराम के कुछ भक्तों की तस्वीर आ रही है जिसमें निराशा झलक रही है, लेकिन इंसान बस ये उम्मीद कर सकता है कि ये निराशा इस चेतना में बदले कि एक बच्ची को इंसाफ मिला है। अगर कोई स्वयंभू धर्मगुरु समझता है कि वो धर्म और आस्था की आड़ में किसी के साथ गलत कर सकता है, तो अदालत में एक दिन उसे कटघरे में खड़ा होना होगा और वो अदालत उसे फैसला सुनाएगा। आसाराम दोषी। निशांत, अपडेट। देखिए, अभी अपडेट ये है कि अंदर अभी भी बहस चल रही है और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सज़ा होनी चाहिए, उसके ऊपर बहस चल रही है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, क्योंकि एक चीज़ है, समय ज़्यादा लग रहा है। ये क्लियर हो चुका था पहले कि क्वांटम के ऊपर बातचीत चल रही है। ये भी क्लियर हो चुका था कि पुलिस की मांग है कि हम
वैसे भी 30 तारीख तक धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इसको लेकर पुलिस ने अपना एक व्यू पॉइंट रखा था। तो अंदर अभी बहस चल रही है कि क्वांटम कितना होना चाहिए। सीधी मांग है, एक तरफ मांग ये की जा रही है कि जिस तरीके से इस केस में अलग अलग मोड़ आए, जिस तरीके से इस केस में आसाराम ने अपना ताकत और अपनी जो जिस तरीके से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बरगला कर जो भी करने की कोशिश की, उसके तहत एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए और ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। एक तरफ ये मांग की जा रही है, दूसरी तरफ आसाराम की उम्र का हवाला दिया जा रहा है कि आसाराम की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच जज साहब सारी दलीलों को सुनते हुए अब से किसी भी निशांत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, निशांत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता और इस उम्र में होता या हमारे घर का होता, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति होता, और अगर ये इस प्रकार के आरोप उस पर लगा दे, हालांकि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, एक लंबा समय चलेगा, उसके ऊपर अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं से तो न्याय मिलेगा एक व्यक्ति को, तो क्या आपकी आत्मा ये नहीं कहती कि शास्त्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और ऐसे व्यक्ति को जमानत कम से कम देनी चाहिए? तो क्या आप ये बोलते हैं? केस तो जो चलेगा वो चलेगा, लेकिन एक क्रिमिनल व्यक्ति जिसने हत्याएं की हुई है, ऐसे व्यक्ति को यह कह करके छोड़ दिया जाता है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है। राजकुमार और जिस प्रकार से आसाराम पर आरोप चश्मदीद गवाह, वहां पर भी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा आपके आंखों का पानी बचा हुआ है, तभी सवाल सुनकर उसकी तरफ आप बढ़ नहीं रहे हैं। जरा ये भी सोचिए कि अगर आपके घर की बच्ची होती तब क्या आपकी जुबान कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ती जिस अंदाज में आज बढ़ रही है? बहुत आसान है सब कुछ बोल देना और धर्म के नाम पर सबको अंधविश्वास की तरफ खींचना। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, यकीन मानिए आज इंसाफ हुआ है, कोर्ट ने दोषी करार दिया है, और चीखना चिल्लाना सिर्फ साबित करता है कि आपके पास कोई दमदार दलील है ही नहीं। कोर्ट ने दोषी करार दिया, उसके आगे अपील अभी और बाकी है, अंतिम फैसला नहीं है ये। वो आप क्या बताएंगे? हमें पता है कानून को तो आप नहीं मान रहे, हम मानते हैं और ये जानते हैं कि ये निचली अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक उसी तरह से मामला आगे बढ़ेगा जैसे बेल एप्लीकेशन का पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। क्या होगा ये कल की बात है, ना आप जज है ना मैं, लेकिन किसी को भी सवाल पूछने से पहले जरा सोच लीजिए कि मामला किसका है। मामला एक नाबालिग से बलात्कार का है। थोड़ी सी संजीदगी दिखा दीजिए, शायद लोगों की आंखों में आपके लिए थोड़ा सा सम्मान बच जाए। बहन, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि एक अपनी मित्र से, जब उसकी एक मित्र है, उसने उससे बात किया कि क्या हो रहा है, तो उसने स्वयं कहा कि मुझे जिस प्रकार से कहा जा रहा है मैं उस प्रकार से बोल रही हूं। आप ना सुनाए, यहाँ पर कोर्ट की बात हो रही है। दोषी करार दे दिया गया है आसाराम रेप केस में, और दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम हंसा, ये जानकारी आ रही है। देखिए, कहते हैं पत्रकार को हमेशा खबर बतानी चाहिए, हम खबर ही आपको बता रहे हैं, लेकिन इस हंसने में क्यों ना आज ये कहा जाए कि गुरूर शामिल है, क्यों ना आज ये कहा जाए कि एक ऐसा शख्स आज खड़ा था अदालत में जो कि जानता था कि उसने क्या किया है, उसकी सजा मिलेगी, और इसीलिए वो हंस रहा था। किस पर हंस रहा था? कोर्ट पर, या फिर दूसरी बड़ी बात ये कि जज के उस फैसले पर। लेकिन इन सब के बीच कानून बड़ा साबित हुआ, उस बच्ची को, उसके पिता को इंसाफ मिला, दोषी करार दिया गया है आसाराम, जेल में ही रहेगा। दोषी करार, सजा का इंतजार, लेकिन सजा के इस इंतजार में आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाकर तरोताजा करते हैं आपकी वो यादें जो इस आसाराम की रही होंगी। टीवी पर अक्सर आपने देखा होगा, बड़ी भव्य तरीके से होली का आयोजन करते थे यही आसाराम। अब जेल में रहना है, दोषी करार दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से रंग उतर गया है आसाराम का। रेप केस में दोषी करार दे दिए गए हैं। धर्म का इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता था, और जो इनका बड़ा ही मॉडर्न तरीका था होली खेलने का, मैकेनाइज्ड पिचकारी,
तो उतर गया है आसाराम का रंग। रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद अब सजा पर सुनवाई हो रही है। सजा पर बहस जारी है, कितने सालों की सजा होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डॉक्टर इंदिरा तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं हिंदू महासभा की। इंदिरा जी से भी बात करेंगे। गौर साहब, एक बार जल्दी से आपसे पूछ ले, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? ज्यादा से ज्यादा अधिकतम सजा कितनी है जिस तरह के मामले में दोषी करार दिए गए हैं नाबालिग से बलात्कार का? देखिए, इनके इस संदर्भ में मैक्सिमम सजा लाइफ अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बट कंसिडरिंग एवरी अदर सर्कमस्टांसेस ऐसा लगता है कि इनको मिनिमम वाला ब्रैकेट में रखा जाएगा। क्यों? अप टू, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सो नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स क्या हैं? लाइक उनकी देखिए, मेरी सहानुभूति उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, बहुत सारे फैक्टर्स ये इन्वॉल्व हैं कि इनकी आयु, इनकी मेडिकल कंडीशन और अदर जो तथ्य हैं जो इनके जिनको पर्सनली फेवर करते हैं, उसमें मिनिमम वाला तो ये क्राइटेरिया पास करते हैं कि इन्हें मिनिमम 10 साल तो सजा होनी ही चाहिए, ऐसा लगता है। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, ये वो सजा है जो हो सकती है, बता रहे हैं गौर साहब। हालांकि आपको बता दें 2013 का मामला है, तब भी साहब की उम्र बहुत कम नहीं रही होगी, तब भी ऐसी ही उम्र थी। और जिस तरह के संगीन इल्जाम है नाबालिग से बलात्कार के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक मामला है, कई मामले अहमदाबाद में भी, सूरत में भी इनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इंदिरा तिवारी भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। डॉक्टर तिवारी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है? 4.5 साल तक ऐसे रसूखदार स्वयंभू जो धर्मगुरु होते हैं, उनको भी कानून का सामना तो करना ही पड़ता है। नहीं, 100% जस्टिस मिला है इस केस में। लेकिन अंजना जी, एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है सामाजिक विभीषिका की, कि समाज में ये पनपता क्यों है और इसको पनपाने वाले कौन हैं? जब तक उसको, अंजना जी, आप लोग मीडिया इन सब केसेस को लेता रहा है, हाईलाइट करता रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो बहुत बड़ी सिंडिकेट काम करती रही है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ऐसा नहीं है कि ये लोग सोए थे, इनको पता नहीं था। सबको पता है कि उन्होंने कितना तंग किया था ब्यूरोक्रेसी को। गुजरात में कई IAS ट्रांसफर हो गए थे। और बहमई कांड भी आप देखिए, फूलन देवी का जन्म होता है बहमई उस हत्याकांड के बाद से। और इस तरह की जो सामाजिक विभीषिकाएं हैं जिसमें स्त्रियां या बच्चियां ही शिकार होती हैं, उसके पीछे करता धरता कौन है? राजनेता। यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे, लेकिन जितना भी संरक्षण मिलता रहा हो, सच्चाई ये है कि कानून का शिकंजा कसा, आज इंसाफ हुआ और दोषी करार दिया गया नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम। कुछ देर का इंतजार है, सजा का भी ऐलान होगा। बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।